धुएं के गुबार में डूबा यूक्रेन का शहर शहर, जहां की जिंदगियों के जहन बम धमाकों की आवाजों से जम गए हैं। खौफ के साये में जहां धड़कनें धड़कने की जद्दोजहद कर रही हैं, और यहाँ का राष्ट्रपति दुनिया के आगे मदद की गुहार लगाकर थक चुका है, मगर उसको रूस के कहर से बचाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कुछ वक्त पहले दोस्ती का दम भरने वाले यूक्रेन के तमाम दोस्त उसे भगवान भरोसे छोड़कर दूर से ही भरोसा दे रहे हैं। Я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. इस युद्ध ने उन तमाम चेहरों को भी बेनकाब कर दिया है जो पहले यूक्रेन के हमदर्द बने फिरते थे और आज तमाशबीन बने हुए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया है, तो नाटो ने भी युद्ध में साथ देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के रुख ने भी यूक्रेन को और भी निराश कर दिया है। Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. This is a prudent and defensive step to protect and shield allied nations during this crisis. And it will enable us to deploy capabilities and forces, including the NATO response force, to where they are needed. Our mission is clear. Diplomatically, politically, economically, and eventually militarily. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. बहरहाल ये युद्ध दुनिया के लिए एक सबक है, और ख़ासकर उन कमज़ोर देशों के लिए जो मजबूत देशों के भरोसे अपने पड़ोसियों से पैर लेते हैं, लेकिन वो इतना नहीं समझते कि ये ताकतवर देश उनका कांधा अपनी बंदूक चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस युद्ध ने सिर्फ सुपर शक्तियों के दोहरे चेहरे ही नहीं बेनकाब किए, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की बेबसी को भी एक बार फिर से दुनिया के सामने ला दिया है, जो सिर्फ आलोचना तक ही सिमट गए हैं। ईटी नाउ स्वदेश। तो अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन पूरी तरह से अकेला पड़ गया है, जिस युद्ध में शायद वो जाना भी नहीं चाहता था। रूस जैसी बड़ी महाशक्ति के सामने जब उसे समर्थन मिला नेटो का, अमेरिका का, वो समर्थन अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों बनी? मेरे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। ORF के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी जी मेरे साथ चर्चा में शामिल होंगे। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि यूक्रेन के साथ सारी नाटो के देश खड़े थे, अमेरिका साथ खड़ा था। क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने यूक्रेन को उकसा दिया और रूस जैसी महाशक्ति के सामने खड़ा कर दिया, और आज जब वॉर की स्थिति आ गई है, जब सरहदों पर सेनाएं खड़ी हैं, तब ये सारे देश पीछे हट गए हैं और यूक्रेन अब अकेला पड़ गया है? देखिए, ऐसा है कि नेटो और अमेरिका ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन की अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि हम मदद देंगे, पर साफ इनकार कर दिया था कि किसी भी हालत में क्योंकि सेना वहां पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य नहीं है। नेटो की जो अलायंस है, अब सवाल ये उठेगा कि एक बार पुतिन ने यूक्रेन को हड़प लिया तो वो निशाना बनाएगा जो अब बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, पर वो तीनों नेटो के सदस्य हैं। मैं कहता हूं, मेरा कहना यह है कि कभी ये वायदा नहीं किया था कि हम अपनी वहां पे फौज भेजेंगे। उन्होंने मदद की जरूर बात करी थी, और ये जरूर है कि कूटनीति में जो डिप्लोमेसी थी, कूटनीति में उन्होंने शायद जो कुछ पुतिन कह रहे थे उसको सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि पुतिन जो है
वो ये सब दिखावा है और आखिर में पुतिन चूक जाएंगे, पर ये नहीं हुआ और युद्ध छिड़ी गई है। तो इसमें जो है हमको आलोचना तो करनी पड़ेगी पुतिन की, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया है। चाहे वो जो कुछ भी उसका कारण दे, कहे कि सेल्फ डिफेंस है, ये है, वो है, पर सीधी बात ये है कि एक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य ने दूसरे सदस्य के ऊपर हमला किया है, और अब वो कह रहा है कि मैं उस सदस्य को, मतलब यूक्रेन को मिटा दूंगा। उसने कहा है कि हम यूक्रेन को डिमिलिटराइज कर देंगे। तो जब संप्रभुता जो है आप मिटा देंगे, संप्रभुता जो है उसका एक बहुत ही प्रतीक जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेसिटी है। कोई भी सॉवरेन मुल्क जो होता है उसकी मिलिट्री कैपेसिटी होती है और मिलिट्री का हक होता है, पर यहां पे पुतिन ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की मिलिट्री को खत्म कर देंगे। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसको बिल्कुल ही इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। करेक्ट जोशी साहब, मैं आपसे लेकिन ये भी समझना चाहूंगा कि क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने भी अपनी तरफ से कुछ जल्दबाजी कर दी, जब उसे ये पता था कि अमेरिका या फिर नाटो में से कोई भी देश अपनी सेनाएं वहां पर नहीं भेजेगा, उसके बाद भी ये मामला आगे बढ़ता गया। कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी फेल हुई है, यूक्रेन की तरफ से भी कुछ गलती मानी जाएगी इस पूरे मसले में? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जहां तक कि कूटनीति की हैंडलिंग है वो काफी कमजोर रही है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने रूस की जो बातें हैं, पिछले 15-20 साल से रूस कह रहा है कि ये नाटो जो है ये पूरब की ओर बढ़ रहा है, हमारी ओर बढ़ रहा है और ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। और आज से नहीं, उन्होंने जॉर्जिया पे भी के साथ भी जंग लड़ा 2008 में इसी विषय में। तो ये जरूर है कि इन्होंने हैंडलिंग जो है वो गलत की। ये जरूर, अगर ये चाहते थे, अगर यूक्रेन चाहता था और नेटो चाहते थे, तो यूक्रेन एक न्यूट्रल मुल्क के तहत वहां पे खड़ा हो सकता था। मतलब कहता कि हम न्यूट्रल हैं। जैसे द्वितीय महायुद्ध के बाद ऑस्ट्रिया ने ये एक ऐलान किया। ऑस्ट्रिया, रूस और पश्चिम और पूरब के बीच में जो शीत युद्ध था, उस टाइम पे ऑस्ट्रिया जो है वो उसने ऑफिशियली सबसे कहा कि हम न्यूट्रल हैं। तो यूक्रेन भी अगर ऐसे ही कहता कि हम न्यूट्रल स्थिति में होंगे, हम नेटो का पक्ष नहीं करेंगे ना रूस का पक्ष करेंगे, तो शायद रूस मान जाता, पर ये नहीं हुआ। करेक्ट जोशी साहब, यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि अगला स्टेप क्या है, क्योंकि रूस ऐसा लगता नहीं कि किसी तरह के सैंक्शन से, किसी तरह की पाबंदियों से डरता है। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद दिला दें, साल 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया गया था, तब भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन रूस ने कोई परवाह नहीं की। वो अपने कदम आगे बढ़ाता चला गया और उसने वो किया जो उसे करना था। आज एक बार फिर नेटो के सदस्य देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, ये सब लोग सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रूस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। यहां से आगे का रास्ता अब क्या है? देखिए, जहां तक कि जब एक मुल्क समझता है कि मेरी आत्मरक्षा का सवाल है, तो फिर वो सैंक्शंस की परवाह नहीं करता है। पर इतना है कि सैंक्शंस का असर पड़ेगा, और सैंक्शंस जो हैं ये क्राइमिया के ऊपर जब सैंक्शन लगाए गए थे उससे फर्क होगा। ये जरूर है कि रूस की चीन के साथ दोस्ती जो है उसका काफी फायदा होगा, क्योंकि चीन आज जो है विश्व की नंबर 2 इकोनॉमी है, तो उसका जरूर रूस को फायदा होगा। पर फिर भी रूस के ऊपर जो असर होगा सैंक्शंस का, वो काफी कड़ा होगा। आपने देखा होगा कि जैसे ईरान के ऊपर जब सैंक्शन लगाए गए थे तो ईरान पे कितना असर पड़ा, और बाकी मुल्क भी, अब जैसे भारत है, भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया ईरान से। तो ये क्योंकि अमेरिका के पास अभी ये आर्थिक शक्ति है और राजनीतिक शक्ति है कि अगर वो वाकई में रूस का हाथ मरोड़ना चाहे तो बहुत जोरों से मरोड़ सकता है और मरोड़ेगा।
बिल्कुल जोशी साहब, यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें भारत का रोल क्या हो सकता है। भारत ने अपनी स्थिति साफ की है कि वो तटस्थ रहेंगे। अगर यहाँ से किसी तरह का समझौता या किसी तरीके से ये जो वॉर शुरू हो गई है उसे रोकना होगा तो वो रास्ता क्या होगा, आपका अनुभव क्या कहता है और उसमें भारत का रोल क्या होगा? देखिए, भारत की एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है भारत और चीन जैसे मुल्कों की, क्योंकि हमारी बहुत गहरी दोस्ती है रूस के साथ और हम बहुत गहरी दोस्ती बना रहे हैं अमेरिका के साथ। पर जब ये मसला जो है उस स्थिति पे आ जाता कि या तो तुम जब जंग छिड़ जाती है तो दोनों पार्टियां कहती है या तो तुम हमारे साथ हो या उनके साथ हो। तो ये भी सवाल भारत के सामने अब आएगा। और जो कुछ भारत ने कहा है, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उन्होंने कहीं भी भारत ने रूस की निंदा नहीं की है कि एक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य ने दूसरे सदस्य के ऊपर हमला किया है। तो मैं समझता हूं कि इस वजह से भारत को जो है कभी ना कभी अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल साफ करना होगा और इससे बच नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है जब पाबंदियां लगाएगा, हमारे ऊपर भी वो कुल्हाड़ी है कास्ता की S-400 जो हमने खरीदी है, अभी भी अमेरिका ने कुछ उसमें निर्णय नहीं लिया है। हो सकता है कि अमेरिका और जो है सैंक्शन लगाए, हमारे जो हथियार की खरीदारी होती है रूस से उसको रोकने की कोशिश करे। तो ये हमारे सामने जो है ये एक बहुत ही पेचीली सिचुएशन है। बिल्कुल जोशी साहब, यहाँ पर अगर ये एनालाइज करें, जैसा बिल्कुल आपने भी कहा कि भारत और रूस के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, भारत अमेरिका के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहा है धीरे धीरे। अगर भारत को एक स्टैंड लेना पड़ता है, जैसा आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में स्थिति साफ करनी ही पड़ेगी भारत को कि वो कहाँ खड़ा है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका हुआ या यूरोप के दूसरे देश हुए, उनके साथ जो भारत के संबंध हैं उस पर कोई असर पड़ेगा? इसका असर तो जरूर पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, जब युद्ध की स्थिति आ जाती है तब दोनों पार्टियां कहती हैं या तुम मेरे साथ हो या तुम उसके साथ हो। तो अब वो स्थिति आ गई है। तो अमेरिका जो है, अगर अमेरिका और यूरोप जो है रूस के ऊपर पाबंदियां लगाता है तो पाबंदियों का असर हम पर भी पड़ेगा। अब हम जाके कहेंगे कि साहब आप हमको जो है रियायत दीजिए, जैसे हमने ईरान के मामले में कहा आप हमको रियायत दीजिए, कंसेशन दीजिए, आपकी हमारी बड़ी पक्की दोस्ती है, हम लोग इंडो पैसिफिक में साथ चल रहे हैं। पर मेरा कहना यह है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि ये रियायत देने से इनकार हो सकता है अमेरिका का। तो इसमें हम फंसेंगे, जैसे हम ईरान के मामले में फंसे थे कि हमारे तेल की खरीदारी बिल्कुल बंद हमको करनी पड़ी आखिर में। बाकी जो हमारे रिश्ते हैं ईरान के साथ उस पर भी असर पड़ा। तो यहां पर भी अगर ये स्थिति अब देखते हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है। अब अगर जैसे पुतिन ने कहा है कि अगर वो यूक्रेन को मिटा देते हैं, एक सॉवरेन मुल्क के तहत तौर पे उसको मिटा देते हैं, वहां पे एक दूसरी अपनी पपेट सरकार वहां पे खड़ी कर देते हैं, तो इसके परिणाम जो है काफी लंबे होंगे। और दूसरी बात यह है कि यूरोप के सामने भी, यूरोप अभी तक जो है पिछले द्वितीय महायुद्ध के बाद वहां पे शांति रही है। उस शांति की वजह से यूरोपियन यूनियन सामने आया है, एक यूरोपियन प्रोजेक्ट सामने आया है कि जिससे कि सब मिलके जो है यूरोप काम करता है। पर सिक्योरिटी जो है पहली बार उसकी खतरे में आई है। जबकि आप देखिए रूस जो है यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है, यूक्रेन जो है वो नंबर 2 है, वो सेकंड लार्जेस्ट मुल्क है यूरोप का। उन दोनों में भिड़ंत हो रही है और अभी नहीं मालूम, जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है कि बाल्टिक रिपब्लिक्स में भी रूस जो है अटैक करे। और हो सकता है पोलैंड में, आज कुछ खबर ये भी है कि पोलैंड के बॉर्डर पे भी रूसी सेनाएं दिख रही हैं। और आपको याद होगा कि पुतिन ने जब अपनी डिमांड रखी थी तो उसने केवल यूक्रेन का मसला नहीं उठाया था, उसने पूरे ईस्टर्न यूरोप का उठाया था।
ने कहा था ईस्टर्न यूरोप में अमेरिका कुछ हरकतें कर था रहा और है, ये ऐसा लगता जो है हमारी कि सिक्योरिटी के धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। जैसा आप भी कह रहे हैं जोशी साहब, कि देखना होगा कि यहाँ से स्थिति कैसे बदलती है। आने वाले समय में रूस किस तरह के कदम उठाता है, अमेरिका और नाटो देश क्या कदम उठाते हैं और भारत क्या स्टैंड लेता है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने व्यूज़ देने के लिए। तो वो एक क्लियर कट व्यू निकल के आता हुआ कि भारत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, देखना होगा कि वो युद्ध में, जैसा कि जोशी साहब कह रहे हैं कि एक स्टैंड लेना पड़ता है, एक साइड आपको रहना पड़ता है, तो शायद भारत के लिए ये एक मुश्किल चुनौती होगी, मुश्किल चॉइस होगी। लेकिन यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको घर वापसी की चिंता फिलहाल सता रही है। कई लोग तो लौट आए हैं, जो लौटे हैं वो खुश भी हैं, जो फंसे हैं वो फिलहाल खौफजदा हैं। वहीं भारत ने यूक्रेन में रह रहे छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और हंगरी और रोमानिया के रास्ते से उन्हें निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुबह से हम एम्बेसी को कॉल कर रहे हैं, लेकिन एम्बेसी ने अभी तक हमें बस भी अरेंज नहीं करी है। सारी ट्रेन्स बंद हो गई हैं, टैक्सी वाले सब बंद, मतलब इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं कि हम जा नहीं सकते। हम यहाँ बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे यहाँ पे हाईजैक कर लिया गया, ओपन फायरिंग चल रही है यहाँ पे। हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। ये गम, ये दुख है यूक्रेन में फंसे लोगों का, जिनके जहन रूस के बम गोलों की दहशत में जम गए हैं। और यही वजह है कि ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से बचाया जाए। बात सिर्फ 10 बच्चों की नहीं है, कम से कम 50, 60, 70 बच्चे यहाँ पे हैं जो सुबह से परेशान हैं, कुछ रात से बैठे हुए हैं। उधर युद्ध शुरू होते ही कीव में भारत के दूतावास से संदेश जारी किया गया है कि वो सभी जो कीव की यात्रा कर रहे हैं, जिनमें कीव के पश्चिमी भागों से यात्रा करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें अस्थायी रूप से अपने अपने शहरों में लौटने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से पश्चिमी सीमावर्ती देशों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर। इससे पहले भारत ने कोशिश भी की थी कि यूक्रेन में फंसे लोगों को देश लाया जाए, और ये उसी की एक झलक है। मास्क के पीछे की मुस्कुराहट आपको भले ही ना दिखे, मगर वो आंखों से भी बयां हो रही है। मुस्कुराते हुए ये वो चेहरे हैं जो यूक्रेन से लौट रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग की आशंका के बीच एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान से करीब 240 भारतीय छात्र देर रात भारत पहुंचे, और जब वो मंगलवार को लगभग 11:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, तो उनके दिलों में गम भी था, खुशी भी, डर भी और सुकून भी। बहुत रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ, क्योंकि पेरेंट्स अब जो है नॉर्मल। अभी थोड़ी सी सिचुएशन खराब है, अंदर का तो पता नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से फ्लाइट में थे, तो और कुछ पता नहीं है। हमारे साइड तो सब बढ़िया है, हमारा साइड बढ़िया है। हम काफ़ी दूर रहते थे बॉर्डर से, 1000 किलोमीटर दूर है हमारा सिटी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान छात्र छात्राओं ने अपने दुख दर्द साझा किए। हाँ, एम्बेसी ने बोल दिया कि बच्चे वापस आ जाएं। आगे की पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है हमारी, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि क्लासेस कब हमारी ऑफलाइन होंगी। अब जब सिचुएशन ठीक होगी तभी होंगे अब ऑफलाइन। जो एयरलिफ्ट सी हो रही है अभी, तो ये आज से शुरू हुई है, ठीक है, और इससे पहले कुछ हुआ नहीं था ऐसा, और बच्चे अपने आप से ही आ रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है। हाँ, हो गई। अभी रिसीव करने कोई आया? नहीं, मेरी यहाँ से फ्लाइट है। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। इसके अलावा कई भारतीय पहले ही हालात बदतर होने से पहले वतन लौट आए हैं, और उन्हीं में से एक हैं यूक्रेन में 27 साल से रह रहे एक भारतीय बिजनेसमैन सर्वेश भार्गव। मैं तो चाहूँगा नॉट ओनली बिजनेस की वजह से, बट अदरवाइज एज ए पीस लिविंग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मैं नहीं चाहता कि किसी भी जगह कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग हैं उन सबको थोड़ी सद्बुद्धि आए और इसको रिजॉल्व करें बातचीत के जरिए, जो भी कुछ है, क्योंकि यूक्रेन कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है और वहाँ पे गरीब लोग भी हैं, और उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल का समय होगा। बता दें कि यूक्रेन में करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं,
जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। वहीं रूस और यूक्रेन टेंशन के बीच भारत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि भारत ने अतिरिक्त उड़ानों को संचालित करने का फैसला किया है, जो 25 और 27 फरवरी साथ ही 6 मार्च को कीव से दिल्ली के लिए उड़ेंगी। 18 स्वदेश। चलिए उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही इस तनाव का कोई सलूशन भी निकले। लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।